जय महाराष्ट्र. मी शैलजा जोगल. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आणि या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. आज भी हम कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे. पंडित जी, आज रामनवमी है, क्या बताएंगे, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो रामनवमी की हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद. सब आपने बहुत से चैनलों के ऊपर बहुत से मंत्र सुने होंगे, भगवान राम के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, पर जावेद अख्तर की एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो सब कुछ कह जाती हैं. रामायण का पूरा सार उसमें है. वो क्या है कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है. इसलिए सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि रामनवमी का अर्थ क्या है. भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ. चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कौशल्य माता की गोद भराई हुई, उनके माध्यम से ऋषि श्रृंगेरी जो थे, उनके पुत्र कामाष्टि यज्ञ के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी हुई. महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी. तीनों रानियां संतान नहीं दे पाई, तो उन्होंने एक विश्वामित्र जो थे, उनके गुरु थे, उनके आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि राजन, आप एक पुत्र कामाष्टि यज्ञ करिए. तो पुत्र कामाष्टि यज्ञ करने के बाद चारों उनकी जो तीनों रानियां थी वो गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद उनको बच्चे हुए, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बच्चों का जन्म हुआ. तो इसी तरह भगवान राम ने त्रेता युग में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया. भगवान विष्णु के अवतरित भगवान राम माने जाते हैं, और उनकी कथाएं हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, हम खुद पढ़ते रहते हैं. इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि रावण बुराई है और राम अच्छाई है. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यो से दशरथ अजर बिहारी. जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो राम मात्र से ही, लेने मात्र से ही आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, और सकारात्मक तो जो है वो अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर देती है. अब अगर बात करें कि राम मंदिर क्यों नहीं बना, वो राजनीति की बात है. हम राजनीति की बात नहीं करेंगे. आज रामनवमी के दिन आप सबको भगवान राम का आशीर्वाद लगे, और आप सबके बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के जैसे मेधावी हों, यही हमारी यहाँ पे प्रार्थना है. भगवान राम को शत शत प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के चुनाव शांतिपूर्ण बीत जाएं, हमारे देश में शांति हो, और हमारा हिंदू राष्ट्र जो है वो एक पूरे विश्व में शांति का दूत बने. और इसी तरह हम अपने भगवान को प्रणाम करते हुए आप सब दर्शकों को रामनवमी की ढेरों आशीर्वाद और ढेरों बधाइयां देते हैं. एक बात यहां पर कह लेनी बहुत जरूरी है कि आज अष्टमी और नवमी, यानी बहुत से लोग कल रामनवमी मना रहे हैं, मगर अगर हम पंचांग के माध्यम से जाएं, विक्रमी संवत 2076 का पंचांग देखें, तो पंचांग के हिसाब से आज ही रामनवमी है. कल सुबह 10:30 बजे तक रामनवमी का मुहूर्त माना जा सकता है, 10:35 तक, मगर रामनवमी आज मुख्यतः पूरे भारत वर्ष में जो है आज ही के दिन मनाई जाती है. भगवान राम को आप तीर कमान, भगवान राम को आप पीताम्बर, पीला वस्त्र जो है वो अर्पण कर सकते हैं, और पीले वस्त्र से भगवान राम जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं. और हनुमान जी को आज तिलक लगा सकते हैं. भगवान राम को जैसे मैंने आज तिलक लगाया है, इस तरह का तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें, सीता माता को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें. आज अपने अपने घरों में भगवान राम के नाम पर देसी घी का दिया लगाएं, और अपने माता पिता को, सबसे बड़ी बात यह है, अपने माता पिता को राम और सीता माता समझकर प्रणाम करें, क्योंकि माता पिता के अंदर ही, माता पिता ही आपके जीवन में राम और सीता जैसे माने जा सकते हैं. फिर वही बात कहता हूं
कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। आपको पता है पंडित जी, अभी भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आज राम मंदिर है, आज रामनवमी है, तो इसके वजह से बहुत सारे जो लोकसभा उम्मीदवार जो है वो इस मंदिर में दिखाई दिए गए बहुत सारे। नितिन गडकरी इनका राजकीय भविष्य क्या बताएंगे? नाना पटोले उनके अपोजिट में अभी खड़े हैं, क्या बताएंगे? नितिन गडकरी के लिए चुनाव टफ रहेगा क्या? देखिए, नितिन गडकरी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मेष राशि एक पराक्रमी, जिद्दी और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व। जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब से लेकर आज तक, यानी आप समझ लीजिए कि नागपुर के इलेक्शन से, नागपुर में कारपोरेशन से लेके अब तक नितिन गडकरी के जीवन की शैली की बात करें तो एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति और आरएसएस के साथ में जुड़े हुए, राष्ट्र प्रेम में एकदम ऐसा समझ लीजिए सींचे हुए। और नितिन गडकरी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 27/5/1957 सोमवार का दिन रात को 9:24, मेष राशि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और ऐसा समझ लीजिए ऑलमोस्ट अमावस्या का जन्म हुआ है। इस वक्त जब चुनाव हुए तो परसों उनका चुनाव हो चुका है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस वक्त गुरु की महादशा लगी है। 14/2/2008 से उनकी गुरु की महादशा लगी है। आप 14/2/2009 से देख लीजिए, नितिन गडकरी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगे। पहले वो अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद 2014 में उन्होंने बहुत भारी मतों से नागपुर की सीट जीती और आज के दिन वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और सबसे सही काम अगर हम देखें तो आज के दिन मोदी सरकार का जो पोर्टफोलियो है, सबसे सही काम, सबसे ज्यादा काम, सबसे सक्षमता, क्रेडेंशियल अगर किसी को मिलती है तो वो नितिन गडकरी को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, नाना पाटोले की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली नाना पाटोले की कुंडली भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर हम नेक टू नेक की बात करें तो ना, नेक टू नेक में भी नहीं। नितिन गडकरी कम से कम 2 लाख वोटों से, 1,80,000 से 2,50,000 वोटों से वहां पर विजयी होंगे। और यहां पर बेटा मैं एक बात कह देना बहुत जरूरी समझता हूं कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगर यह चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का अगर मोदी जी के बाद कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में उभरता है तो वो नन अदर देन नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो चेहरा होंगे जो इस राष्ट्र का संचालन करेंगे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 2024 तक गुरु की महादशा लगी हुई है। अगर ये सरकार इस वक्त किसकी बनती है हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया अभी तक। डेफिनेटली हम पलड़ा इधर उधर का बताते रहते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, मगर इस वक्त नितिन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो गुरु में सूर्य लगा हुआ है, बल्कि नाना की कुंडली में भी बड़े अच्छे योग हैं। नितिन को अपने ही पार्टी के छुपे हुए यानी हिडन एनिमीज, छुपे हुए शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं नितिन जी के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनकी कुंडली में उन छठे घर में, छठा और 8वां घर जो है, छठा घर जो होता है वो हेल्थ का होता है, यानी सेहत का माना जाता है, और 8वां घर जो है आयु का माना जाता है। छठे घर में शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है। छठे घर में जब शुक्र बैठा होता है तो किसी ना किसी तरह आदमी की सेहत के ऊपर आघात करता है। बिल्कुल भी किसी भी तरह की अपनी सेहत को दरकिनार ना करें। डोंट बी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। मैं इस मंच के माध्यम से पहले भी नितिन गडकरी को राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में 2-3 बार भविष्य बोल चुका हूं, और इस वक्त अगर मैं आपसे, अगर ये कार्यक्रम उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हेल्थ हाउस में बैठा हुआ शुक्र सूर्य के साथ में वो भी किसी ना किसी तरह आपकी सेहत के ऊपर आघात पहुंचाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह आपने देखा था कि मुहूर्त के टाइम के ऊपर मोदी जी की सरकार पे मुहूर्त रात को किया गया है, उसमें कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई।
आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने उनकी मृत्यु हो गई, कितने बीमार पड़े हुए हैं। सुषमा जी बीमार हैं, जेटली जी बीमार हैं, मनोहर पर्रिकर स्वर्ग सुधार चुके हैं, मुंडे साहब स्वर्ग सुधार चुके हैं। तो मुहूर्त के ऊपर काम करना बहुत अनिवार्य होता है। और इसी मंच के माध्यम से मैं फिर एक बार कहता हूं कि नितिन गडकरी आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के योग लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी, हमें आपसे बहुत राजकीय भविष्य और भी सुनना है। आपण बघतोय राजमंत्रमध्ये सध्या राजकुमार शर्मा माझ्यासोबत आहेत आणि आपल्याला त्यांच्याकडून अजून देखील बऱ्याच गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत। तुर्तास वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची। राजमंत्रमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी माझ्यासोबत होते पंडित राजकुमार शर्मा आणि मी पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे जाणार आहे। पंडित जी, नितिन गडकरी के बारे में हमने तो जान लिया, हंसराज अहीर की पत्रिका क्या बताती है, राजकीय भविष्य उनका क्या है? देखिए, हंसराज अहीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज्येष्ठ नेता हैं और और बिल्कुल नितिन गडकरी के जैसे अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 11/11/1954 गुरुवार के दिन उनका जन्म हुआ है। वृश्व राशि है, कृष्ण पक्ष की एकम, ऑलमोस्ट पूर्णिमा के दिन हंसराज अहीर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त वाशिम साइड के उम्मीदवार हैं। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करें तो शुरुआती से ही उनके जीवन में उन्होंने एक संत पुरुष, एक पराक्रमी पुरुष, क्योंकि मीन लगन है, मीन लगन का स्वामी गुरु है, संस्कार, सभ्यता, धर्म, अर्थ, शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान दिया और कभी भी अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो विदा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसलिए हंसराज अहीर जो है पहले भी 2-3 बार जीत चुके हैं, अब इस वक्त भी मंत्री हैं। इस वक्त अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनका मंगल जो है शनि के घर में, मकर राशि के घर में बहुत ही उच्च का बैठा हुआ है। और उनके सामने जो व्यक्ति जो खड़े हैं उनका नाम है बालू भाऊ, उनको प्यार से बालू भाऊ बोलते हैं। और सुरेश धानोरकर उनका नाम है। सेना छोड़कर वो कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया है। और हंसराज अहीर जो है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के इस मिनिस्टर भी हैं और ऑलरेडी जीते हुए हैं। गुरु इनका कर्क राशि का है और मंगल उनका इतना अच्छा है जो 11वें घर में लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। शनि, बुध और सूर्य की उनकी युति है। थोड़ा इनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे आने वाले दिनों में अगर इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, लोग कहते हैं कि वहां पर एक बहुत ही टफ फाइट है, मगर कुंडली के हिसाब से हंसराज अहीर जो है वो आराम से 60-70 हजार और 1-1.25 लाख वोट से जीतते हुए दिखाई देते हैं। अगर बालू भाई की कुंडली का, धानोरकर की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी फाइट देते हुए दिखाई देते हैं। मगर इस फाइट में जैसे नितिन गडकरी और नाना पाटोले की हमने कुंडली का अध्ययन किया, वहां पे हमने देखा कि बहुत आराम से नितिन गडकरी जीतते हुए दिखाई देते हैं, मगर यहां पे लीड कम होती हुई दिखाई देती है। मगर हंसराज भाई जो हैं वो सुरेश दानोरकर यानी बालू भाई से आराम से जीतते हुए दिखाई देते हैं। बट मार्जिन जो है वो पहले जैसा 2014 जैसा दिखाई नहीं देता। 50,000, 60,000 लाख तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। कभी कभी नेक टू नेक फाइट में जिस दिन काउंटिंग होगी, यहां तक भी लगेगा कि कहीं ना कहीं वातावरण किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, मगर जीतेंगे डॉक्टर हंसराज अहीर। तो हंसराज अहीर और नितिन गडकरी जी की पत्र के बारे में हम लोग ने बात किया, तो विनायक मेटे जी, उनका राजकीय भविष्य क्या है, उनके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे बधाई देनी चाहिए, क्योंकि 3, 4, 5 प्रोग्राम्स के पहले हमने बोला था कि जैसे राजू शेट्टी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, और मतलब छोड़ी है इन द सेंस कि उनका समर्थन छोड़ दिया है ना, जैसे खुशवाहा ने छोड़ी है। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है विनायक मेटे जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो है वो ना करें। तो कल उन्होंने मुझे आज उड़ती उड़ती खबर मिली है कि कल उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वो वहां पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी उसका समर्थन करेंगे। विनायक मेटे जो हैं दिग्गज नेता हैं और कहीं ना कहीं शिव संग्राम
के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2014 में गोपीनाथ मुंडे के समर्थन का इरादा बनाया और यहाँ इसी एरिया में उनकी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी एमएलए हैं, जिनका नाम डॉक्टर भारती लवेकर है। और उनकी पार्टी जो है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते आई है। 25/8/1963 विनायक मेटे का जन्म हुआ संडे के दिन। बहुत ही परिश्रमी, जिद्दी और लोक नेते कह सकते हैं आप। अगर उनकी कुंडली को अच्छी तरह से हम खंगालते हैं, तुला राशि के ऊपर 7.5 खत्म हो चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की दादागिरी नहीं सह सकता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक अपनी बात मनाई है और वो भी अपने परिश्रम के बल पे, अपने क्रेडेंशियल के बल में एडवोकेट हैं और धर्मपत्नी भी उनकी बहुत बड़ी ऑफिसर हैं। इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बुध की 4/2/2009 से उनकी दशा लगी हुई है 2026 तक। बुध उनका बहुत ही अच्छा है। बुध में इस वक्त उनकी कुंडली में राहु चल रहा है और राहु भी उनका पराक्रम स्थान पर राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन देती हुई एनसीपी में पहले 2 बार एमएलसी रहे, फिर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गए 6000 वोटों से, जो कुछ भी नहीं था। उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे और देवेंद्र फडणवीस ने उनको पारितोष दिया क्योंकि उन्होंने इनका समर्थन किया था। बहुत सी वोटें अलग अलग एरियाज में शिव संग्राम के लोगों से दिलवाई और आज के दिन वो भारतीय जनता पार्टी की अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी चार्ट में बहुत ही ज्यादा फर्क है। वो 1 से 1.5 साल से जो मुझे दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी कुंडली से, तो डेफिनेटली वो भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छोड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और शरद पवार और अजीत पवार ये विनायक मेटे के डेफिनेटली एक आदर्श रहे हैं और अजीत पवार के साथ तो विनायक मेटे का एक सबसे मेरे ख्याल से नजदीकी रिश्ता रहा है, दोस्ती रही है, प्रेम रहा है। कहीं ना कहीं विनायक मेटे जो हैं अजीत पवार को अपना आदर्श मानते हैं, बड़े भाई के जैसे मानते हैं। तो परसों जो उन्होंने किया है वहां पर किसी एनसीपी के कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वहां पर ही उन्होंने उसी एरिया में भीड़, परवनी, जालना इस तरफ उन्होंने कल का बयान है कि मैं ओपनली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनसीपी को पूरी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पंडित जी, हमें और भी कुछ आपसे विषयों पर बात करनी है और भी कुछ जानकारी लेनी है। आपण बघतोय राजमंत्रमध्ये पंडित राजकुमार शर्मा माझ्यासोबत आहेत आणि त्यांच्याकडून अजून देखील माहिती जाणून घ्यायची। तुर्तास वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची। तर ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी माझ्यासोबत होते पंडित राजकुमार शर्मा आणि आपल्याला माहितीचं आपण वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा करत होतो। सध्या जेट एयरवेज या कंपनीचा सुद्धा एक मोठा मुद्दा सध्या उपस्थित झालेला है। पंडित जी, आपको पता ही होगा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स है वो भी कैंसिल हो गए हैं, अभी उड़ नहीं रहे हैं। तो क्या बताएंगे जेट एयरवेज के बारे में, अगला भविष्य क्या है उनका? देखिए, आप दर्शक ये सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूंगा। डेफिनेटली नरेश गोयल की कुंडली मेरे पास है नंबर 1, जो आप इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं, मगर कहते हैं कि जब भी किसी भी पंडित को, ज्योतिष को आप एक प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न कुंडली बनाता है। प्रश्न कुंडली में वो सबसे पहले देखता है कि आज इस वक्त कौन सी राशि में चंद्रमा विराजमान है और कौन सा नक्षत्र चल रहा है। इस वक्त अगर हम, आपने जो प्रश्न किया है उसकी कुंडली मांडते हैं तो कर्क राशि है, कर्क और शनिवार का दिन है और इस वक्त आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है और कर्क राशि बोलो तो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो है एक राशि में 1.5 से 2 दिन रहता है। एक ही ग्रह ऐसा है जो एक राशि में 1.5 से 2 या 2.5 दिन रहता है, इसलिए उस राशि में अस्थिरता रहती है, मगर होते लीडर हैं। आप बड़े बड़े नेताओं की कुंडली देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी से लेकर इस वक्त सोनिया गांधी जी तक अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कर्क राशि के हुए हैं, इवन ओबामा कर्क राशि के हैं, बड़े बड़े नेता, और मगर रेस्टलेस होते हैं। इस वक्त अगर हम जेट एयरवेज की प्रेडिक्शन करते हैं तो नरेश गोयल की कुंडली के हिसाब से तो वो बाहर हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में वो वापस इन होते हुए दिखाई देते हैं। आज के बाद, आज पर्टिकुलरली आज के रामनवमी के दिन
अगले 40 दिन के अंदर अंदर जेट एयरवेज को खरीदने वाला कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी भारत का, एहतियात नहीं, भारत का कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी मिलता हुआ दिखाई देता है। भारत में अगर जेट एयरवेज को कोई खरीदेगा तो उसमें से 2 नाम मेरे सामने हैं जो मैंने रिसर्च करके आपको बताना चाहता हूं। एक तो अडानी हो सकते हैं, गौतम अडानी की कंपनी जो है वो हो सकती है। दूसरा टाटा यानी विस्तारा जो है वो भी जेट एयरवेज को खरीद सकता है। और आपको याद है दर्शकों कि मैं यहां पर हमेशा शेयर मार्केट की बात करता हूं। अगर हो सके, एक बात ध्यान रखिए, तो इस वक्त जेट एयरवेज 260, 265, 200 कुछ ऐसे ये भाव में चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये भाव में या ये भाव से नीचे कहीं ना कहीं इसकी बड़ी डील होती हुई दिखाई देती है। और आगे आने वाले दिनों में जेट जो है डेफिनेटली राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देता है। शेयर मार्केट के बारे में क्या बताएंगे? अगले हफ्ते में शेयर मार्केट और कम्युनिटी मार्केट कैसा रहेगा? देखिए, शेयर मार्केट आपने देखा कि 2-3 दिन से एकदम स्टेल रहा, ना बढ़ा ना ज्यादा कम हुआ, मगर मार्केट ऑलरेडी 38,770 के ऊपर बंद हुई है, यानी ऑल टाइम हाई। एफआईआईज की अगर हम बाइंग देखें तो हर हफ्ते एफआईआईज जो हैं करोड़ों रुपए का बाइंग कर रही हैं भारतीय बाजार में। इस वक्त इलेक्शन है। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वक्त नई फ्रेश बाइंग ना करें। आप अगर अपने शेयर में 10 से 15% प्रॉफिट में हैं तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लें। 38,900 यानी 39,100 से ऊपर बीएससी जाता हुआ दिखाई नहीं देता। नीचे का स्तर 38,200 हो सकता है, नीचे का स्तर ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता से परे होती दिखाई देती है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी दिख सकती है, जो अगले हफ्ते हम आपको फिर मार्गदर्शन करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जो है 11,640 पे बंद हुआ है। ये 11,850, 11,850 से ऊपर नहीं जाएगा, 11,400 के नीचे आ सकता है। इसलिए कॉल एंड पुट जो है इसका, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, फायदा ज्यादा है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। सोने में तेजी वापस मुझे दिखाई देती है, 31,900 पे बंद हुआ है। सोना 33,000 वापस छू सकता है अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में। चांदी में भी 36,700 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करिए और 38,500 के ऊपर चांदी जा सकती है। क्रूड ऑयल हमने पिछले 3 हफ्तों से बोला था कि 4,500 छू जाएगा, 4,500 पर बैरल हो गया। आगे आने वाले दिनों में ये 4,700 पर बैरल भी हो सकता था। स्टॉप लॉस रखकर काम करिए, मार्केट में ऊंच नीच हो सकती है। पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कहीं भी किसी भी तरह का रिस्क ना लें और खड़े मत रहें। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें दी हुई जानकारी के लिए। तर आपण पाहिलेलं आहे राजमंत्रमध्ये पंडित राजकुमार शर्मा आपल्यासोबत होते आणि त्यांनी खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या। निखिल चौगुले ठाण्यावरून, सकपाळ, अशोक आमरे, मिलन चॅटर्जी, सुजाता पाटील, रवींद्र गौड, प्रभा देशमुख आणि अरमान अग्रवाल, त्याचप्रमाणे विजय शिंदे पाटील, या सगळ्यांना राजमंत्र हा कार्यक्रम पाहून बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजलेल्या आहेत, त्यांचा फायदा झालेला आहे। आज राजमंत्रमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची। अपडेट राहण्यासाठी पाहत राहा जय महाराष्ट्र।